हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी के लिए एपीएफसी और ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। जी हाँ दोस्तों, कम्प्लीटली फ्री कोर्स जो है वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आज मुझे आपकी अकाउंटिंग की एक डिटेल क्लास लेनी थी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लास मैं यहाँ पर आज ले रहा हूँ, जिसमें बेसिकली आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आई वांट टू चेक कि भाई आप इंडस्ट्रियल रिलेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशन में आज के समय कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो अपनी पूरी ईमानदारी से जो है वो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने बेटा यहाँ पर। ठीक है, सभी के सभी बच्चों को यहाँ 12 से 15 में क्वेश्चंस लेके आए हूँ, सभी क्वेश्चंस के आपको ईमानदारी से आंसर देने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, आप अपने आप को एनालाइज करें और इसी बेसिस पर जो है इसके ओवरव्यू के बेसिस पर हम जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन सेफ्टी पॉलिसी। यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा है कि सेफ्टी नेट प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सुरक्षा जाल प्रावधान निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। ऑप्शन ए है एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन सेफ्टी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एम्प्लॉय एडजस्टमेंट पॉलिसी। तो जो सुरक्षा जाल प्रावधान है वो इनमें से किसका एक हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है। दुर्घटना रोकथाम और सुरक्षा नीति का है, नई आर्थिक नीति का है, कारपोरेट एवं सामाजिक जिम्मेदारी का है या फिर सामाजिक समायोजन नीति का है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके सही आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है सेफ्टी नेट प्रोविजंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का एक हिस्सा नहीं है। फर्स्ट है वर्क कमिटी, सेकंड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, थर्ड है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, थर्ड है जॉइंट कमिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाइए और लाइव चैट के थ्रू मुझे ज़रूर ये बता दीजिए कि क्या कहीं ऑडियो वीडियो में किसी तरह की कोई भी समस्या तो नहीं आ रही है आप सभी को। यदि किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे जल्दी से लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी में हिस्सा नहीं है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ईपीएफओ में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है, वर्क कमिटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल या फिर जॉइंट कमिटी फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ऑप्शन थे आपके निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी था, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है इट इज नॉट अ प्लान, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जरा इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, जरा समझिए इसे। देखिए, वर्क कमेटी बेसिकली एक वर्क कमेटी जो होती है इसमें भी आपके जो वर्कर्स होते हैं पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल नाम ही है जॉइंट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के कॉम्बिनेशन और यूनियन के कॉम्बिनेशन से बनता है। और नीचे जॉइंट कमेटी फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, तो जो जॉइंट कमीशन होती है पॉलिसी फॉर्मेशन, इसमें वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो दोनों मिलकर बनाते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज द ओनली थिंग जिसमें यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इज रॉन्ग। अब देखिए, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो पीछे हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया। ठीक है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आप वीडियो को देखेंगे तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, साथ में आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज भी करते जाएंगे, जो कि प्राइम टारगेट है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का मेरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इज रॉन्ग। फर्स्ट है इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बी है it was implemented in all industrial establishment in the country. It was not implemented through any statute या pit considered of representative of labor in management। संयुक्त
संयुक्त प्रबंधन परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इसे देश के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू किया गया था। इसे किसी स्टैचू, मतलब यहाँ पर स्टैचू गलत मूर्ति लिख गया था, यहाँ पर स्टैचू मतलब किसी भी एक लॉ से रिलेटेड है कि क्या इसे किसी नियम या कानून के माध्यम से लागू किया गया था। या फिर ऑप्शन नंबर डी है लागू नहीं किया गया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यह श्रम और प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री। तो जो ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है इसे सभी के सभी एस्टेब्लिशमेंट में लागू किया गया था ताकि वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके मैनेजमेंट में। वर्कर टू इंक्रीज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इट वॉज द बिगेस्ट एवर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना, क्लियर। ताकि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन वर्कर्स का होगा मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट काउंसिल्स में या मैनेजमेंट में वर्कर्स का है, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन का, ये एक ट्रांसपेरेंसी लाएगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये वर्कर्स को कॉन्फिडेंस भी देगा कि आप सिर्फ वर्कर नहीं है, यू हैव अ मेजर रोल इन द मैनेजमेंट एज वेल। और इससे एक एथिकल थिंकिंग जो है वो वर्कर्स में डेवलप करी जाएगी। एथिकल थिंकिंग जो है वो वर्कर्स में डेवलप करी जाएगी, तो उसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आज से स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इंडस्ट्रियल रिलेशन बॉडी ऑफ मशीनरी इन यूएसए। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक निकाय या मशीनरी कहा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड, इन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नन ऑफ द अबव। श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय श्रम संगठन बोर्ड, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड। और इसके कंसेप्ट को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कराया, भारत ने भी अपनी कुछ चीज़ों में अडॉप्ट से करते हुए दिखेगा हमें। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर्म द बॉम्बे मिल हार्ड वर्कर एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड वर्कर एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड वर्कर एसोसिएशन का गठन किसने किया था? सौराब जी, शाहपुर जी बंगाली ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एन.एम. लोखंडे ने, या फिर वी.वी. गिरी ने। एन.एम. लोखंडे ने या फिर वी.वी. गिरी ने। किसने बॉम्बे मिल हैंड वर्कर एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था, गठन किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लोखंडे साहब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 या सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोखंडे साहब ने ये किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? लोखंडे साहब ने किया था। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइव चैट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं कि सर ठीक है, ये चीज़ ठीक है। और देखिए इस वीडियो से एनालाइज करिए आपकी, आपने पिछले सेशन में जो पढ़ा था आप कहाँ हैं, क्योंकि देखिए 120 दिन है हमारे पास और 120 दिन से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। किसी बच्चे के लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी तो उसे एक आइडिया मिल जाएगा। जनरली वो बच्चे जो लगातार पिछली 6 महीने से मैं जब से क्लासेस ले रहा हूँ, वो बच्चे जो कंटिन्यूशन में क्लासेस में हैं उनके लिए बहुत आसान है चीज़ें, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे इसमें कंटिन्यूशन में नहीं हैं उन्हें बहुत सारी समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ेंगी फॉर श्योर। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं जो है वो इन्हें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एन.एम. लोखंडे साहब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एन.एम. लोखंडे जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आज एक स्क्रीन पर ये रहा कि इन विच कंट्री द ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगेन विद इंडस्ट्रियल यूनियन, है ना। तो किस देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत जो है वो औद्योगिक संघों के साथ हुई, इंडस्ट्रियल यूनियंस के साथ हुई थी? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, इंडिया में हुई थी, या फिर कनाडा में हुई थी? किस देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत औद्योगिक संघों के साथ हुई थी? ऑप्शन वही है आपके, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आपका अमेरिका, ऑप्शन सी आपका इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी आपका कनाडा। ठीक है, तो इसके सही आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी हमारे देश भारत से शुरू हुआ था, जिसमें ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल यूनियन के साथ कंबाइन होकर शुरू हुई थी। ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल यूनियन के साथ कंबाइन होकर शुरू हुई थी इन इंडिया ओनली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल अपने रिव्यू ज़रूर देते जाएं। यदि ऑडियो वीडियो किसी भी तरीके की समस्या आ रही है बच्चों को तो प्लीज़ मुझे, मैं सही बच्चों से ही बोलूँगा कि एक बार लाइव चैट में मुझे बताएं। ठीक है, बाकी सभी लोग यदि 360 पर देखेंगे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है 360 पर आप लोग यदि देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, 360 में बहुत आराम से आपका वीडियो चलेगा, कोई बिना किसी समस्या के।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डील्स विद कलेक्टिव बार्गेनिंग इन यूएसए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि देखिए हम लेबर लॉ तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं कुछ जो कंटेंट जो है वो इंटरनेशनल लेबर लॉ से भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि यदि मैं आपकी एपीएफसी से रिलेटेड बात करूँ तो एपीएफसी में इंटरनेशनल लेबर लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल लेबर लॉ से भी चीज़ें आती हैं, तो इंटरनेशनल लेबर लॉ पर भी हम बात करेंगे और इसे हम एमसीक्यू माध्यम में करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू माध्यम से हम करेंगे कि यूएसए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लेबर लॉज चलते हैं वो, और ब्रिटेन, ये जो 3 से 4 सबऑर्डिनेट लॉज हैं ये इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है उन्हें इंडिया इम्पैक्ट करता है, इसीलिए हम ये 2 तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे, एक कैटेगरी जिन्हें इंडिया इम्पैक्ट करता है, एक कैटेगरी जिनको इंडिया इम्पैक्ट करता है। गॉट इट। तो इस तरह की हम कुछ कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशन लेबर लॉस को ज़रूर देखेंगे और देखेंगे किस तरह से काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डील विद द कलेक्टिव बार्गेनिंग इन यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित है। कलेक्टिव बार्गेनिंग पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और मैंने बुक में भी कलेक्टिव बार्गेनिंग पर बहुत अच्छे से कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। 25 को इवनिंग में आपको जो है बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। 25 मतलब 25 को जैसे आपके कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा आपके फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 25 तारीख को ही बच्चों आपको बुक जो है मैं वो लॉन्च कर दूँगा। ठीक है गाइज, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट की मैं बात करूं, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट या फिर लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट या फिर ओसादी एक्ट या फिर नन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए, एंड इट इज़ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आज सही स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया नॉट ट्रू। है ना, भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन जुलाई 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो जुलाई 1991 में शुरू हुए थे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लीड टू द हरीड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लान। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उस समय का, उसकी वजह से जल्दबाजी में आपने इकोनॉमिक प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। एलपीजी वर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो 3 मेजर कंपोनेंट थे उनमें से एलपीजी एक था। इट हैड लीस्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर इसका सबसे कम प्रभाव पड़ा था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा यदि मैं बात करूँ आप सभी से, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इट हैड द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर इसका सबसे कम प्रभाव पड़ा था, जिस पर कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बुरी बात थी यदि हम बात करें इसकी, इसे कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसे कहना बिल्कुल भी ऐसा गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आज सही स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियोज इन इंडिया। अभी वर्तमान में भारत में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सिनारियोज चल रहे हैं उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्ट्राइक आर डिक्लाइनिंग। भारत में स्ट्राइक जो है वो उनकी संख्या कम हो रही है। रेट ऑफ यूनियनिज्म इज इंक्रीजिंग, यूनियन बनने का क्रम जो है वो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ लॉकआउट्स आर हायर देन नंबर ऑफ स्ट्राइक, और नंबर ऑफ लॉकआउट जो है वो ज़्यादा है स्ट्राइक की तुलना में। और वेज इज गेटिंग रिवाइज रेगुलरली, या फिर वेज जो है वो रेगुलरली रिवाइज हो रही हैं। ये रहे आपके साथ ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं बच्चे, कि भारत में वर्तमान औद्योगिक संबंध परिदृश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, हड़तालों की संख्या घट रही है। ऑप्शन बी, संघवाद की संख्या बढ़ रही है। ऑप्शन सी, तालाबंदी की संख्या हड़तालों की संख्या से अधिक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, वेतन नियमित रूप से संशोधित हो रहा है। बताइए ज़रा कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है करंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियोज़ के बारे में। यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो, हम किसके कंटेक्स्ट में बात करें, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि बात करें तो इनमें से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, कि संघवाद बढ़ रहा, रेट ऑफ यूनिज्म इज इंक्रीजिंग, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आर डिक्लाइनिंग, ये बिल्कुल ठीक था।
नंबर ऑफ लॉकआउट्स आर हायर देन द नंबर ऑफ स्ट्राइक, ये भी बिल्कुल सही था। लॉकआउट्स अभी उस समय देखने हमें ज़्यादा मिले थे। वेज गेटिंग रिवाइज रेगुलरली, कुछ एक्ट्स बन रहे हैं जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि वेजेस पर फोकस है गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई हमारा जो न्यू लेबर कोड्स आ रहे हैं, न्यू लेबर कोड्स में भी हमने फ्लोर वेज की बात करी है, और फ्लोर वेज के साथ हमने मिनिमम वेज को रिवाइज करा, और अब यहाँ पर रेगुलरली 5 साल में रिवाइज किए जाएंगे इन्फ्लेशन रेट के साथ। तो इन सब को देखते हुए वेज गेटिंग रिवाइज रेगुलरली वाला पॉइंट जो है वो भी सही हो जाए। कई सारे बच्चे वेज गेटिंग रिवाइज रेगुलरली पर हिट कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन करंट सिनारियो में आप देखिए, और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो न्यू लेबर कोड से बन रहा है। और न्यू लेबर कोड में जो 2019 में आ गया था कोड ऑन वेजेस, उसका बहुत बड़ा हाथ है। कोड ऑन वेजेस में क्लियरली मेंशन किया गया है भाई कि आप रेगुलर टाइम पर रिवाइज करेंगे इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए। दूसरी चीज़, आप फ्लोर वेज फिक्स करेंगे जिसमें पूरी कंट्री में उस वेज से नीचे आप वेज नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने फिक्स्ड वर्कर के लिए, गीग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, सभी के लिए प्रोविजंस बनाए मिनिमम वेज के। तो ये बेसिकली वेज का पॉइंट जो है वो अब तो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब कभी भी वेज का पॉइंट लगाने से पहले ज़रूर एक बार सभी बच्चे सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आशा की स्क्रीन पर ये रहा, द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन इन द कंट्री नीड्स रिफॉर्म्स इन आवर लेबर लॉज। अब ये क्वेश्चन जो है ये मैं न्यू लेबर कोड के कंटेक्स्ट के पहले के बाद फॉर्म में बात कर रहा हूँ। मतलब इस लेबर कोड, इस क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको न्यू लेबर कोड्स को बिल्कुल भी कंटेक्स्ट में नहीं लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करते समय कोई भी बच्चा न्यू लेबर कोड को कंटेक्स्ट में नहीं लेगा। द ऑनगोइंग ग्लोबलाइजेशन इन द कंट्री नीड्स रिफॉर्म्स इन आवर लेबर लॉज। गवर्नमेंट, लेबर एंड ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉय एसोसिएशन, ह्यूमन राइट कमीशन। देश में चल रहे वैश्वीकरण को हमारे श्रम कानूनों में सुधार किया जा सकता है। किस फॉर्म में? मजदूर सरकार में, मजदूर और मजदूर संघ में, कर्मचारी संघ में, या फिर मानव अधिकार आयोग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ग्लोबलाइजेशन के तहत लेबर लॉज में भी रिफॉर्म्स लाना है आपको, तो लेबर और ट्रेड यूनियंस के फॉर्म में लाना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लेबर लॉज का नेम ही है, सजेस्ट करता है कि भाई आप लेबर स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे। तो इस पे आपको लेबर की जो अलग अलग कंडीशन होती हैं, यदि हम न्यू लेबर कोड्स में देखें तो उसमें जो चार कोड बनाए गए हैं वो एक्चुअल में लेबर की चार मूलभूत ज़रूरतों को टच करते हैं, जो फंडामेंटल नीड्स हैं एक लेबर की, उनको टच करते हैं। यदि मैं बात करूं 2019 में आपका कोड ऑन वेजेस आया था, तो कोड ऑन वेजेस सबसे महत्वपूर्ण समस्या वेज पर बात करता है। सेकंड हमने देखा 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड। तो सोशल सिक्योरिटी कोड एक महत्वपूर्ण अंग है कि यदि किसी भी मजदूर के साथ, किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, या जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर जब वो नहीं रहेगा, तो उस समय उसके परिवार का या उसका लालन पोषण कैसे होगा, पालन पोषण कैसे होगा, इस कंटेक्स्ट में बात करता है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा है जब वो व्यक्ति काम में है तो काम करते समय उसे साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, एक साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन व्यवस्था मिलना चाहिए। होलसमली बात करूँ कि उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये आपका सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड बात करता है। और चौथा जो है कि भाई उस मजदूर के अपने मालिकों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने संघ के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ टर्म्स अच्छे रहें ताकि कंपनी अच्छे से चलती रहे, तो वो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो बहुत मैं ये बात करूँगा कि ये जो कोड्स बनाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से बनाए गए हैं कि आपने एक, यदि वर्कर काम कर रहा है या एक कंपनी है, तो वर्कर की बात करूँ या कंपनी की बात करूँ, उन दोनों के लिए जो चार बहुत कॉमन से पिलर हो सकते हैं, उन्हीं चारों के चारों पिलर को चार कोड में बदल दिया है। और जितने भी सारे लॉज हैं उन सभी के सभी लॉज को सब्ज्यूम कर दिया है, मिक्स कर दिया है, कंबाइन कर दिया उन चार कोड्स में, और चारों पिलर को बहुत स्ट्रांग और क्लियर बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर और ट्रेड यूनियन जो है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज सही की स्क्रीन पर ये रहा, Which of the following has the similar structure that of International Labour Organization ILO? ILO जैसा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ का है? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी का है, सेफ्टी कमेटी का है, या फिर वर्क कमेटी का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी संरचना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समान है। कैंटीन प्रबंधन समिति, स्थायी श्रम समिति, सुरक्षा समिति, या फिर काय समिति? तो इसका सही आंसर है स्टैंडिंग लेबर कमेटी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टैंडिंग लेबर कमेटी जो है एक ऐसी कमेटी है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
कि स्टैंडिंग लेबर कमेटी जो है वो एक ऐसी कमेटी है जिसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर आपकी अलग से क्लास होगी, अलग से एक एमसीक्यू सीरीज होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ में भी हमें देखने को मिला था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया था। आप उससे पहले 2016 का एपीएफसी का पेपर देख सकते हैं। एपीएफसी में भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक क्लास होगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर बच्चों हमारी 1 घंटे 1.5 घंटे की, जिसमें मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा। और उस एक क्लास से हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेजर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो इसी सीरीज़ में आपको कराई जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है। यदि आपने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ लिया ना नॉलेज स्काई पर मेरे साथ, तो आप सभी प्यारे बच्चों को किसी और तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। कई सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ लेट आ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। टाइम का ध्यान रखिए। 8:30 बजे शाम को, 8:30 बजे सुबह जो है वो क्लासेस चल रही हैं। शाम की क्लास जो है बच्चों आपकी वो मेजर सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट्स एंड मैनेजमेंट के लिए है। मॉर्निंग में जो क्लासेस हैं वो आपके छोटे और ईजी सब्जेक्ट जिनको मैं कैटेगराइज करता हूँ वो है आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर, इन पर फोकस्ड है, ठीक है। तो यदि आप सीरियस रहेंगे टाइम के साथ, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम टारगेट 120 दिन का कर रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको 120 दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप 120 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे तब कहीं जाकर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि आपने ढील डाल दी ना आप भी, तो ये कोशिश भी, ये मौका भी आपके यहाँ से निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हम देख चुके, स्टैंडिंग लेबर कमेटी है ना। स्टैंडिंग लेबर कमेटी का स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि हु आर नॉट द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के नए फ्रेमवर्क के तहत इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? मैनेजर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर कमिटीज ऑन देयर एसोसिएशन। औद्योगिक संबंध प्रणाली के नए ढांचे के अनुसार कौन सा एक कारक नहीं होगा? प्रबंधक और उनके प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और उनका संगठन, विशिष्ट सरकारी एजेंसियां या फिर समितियां और उनका संघ, ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं कि हु आर नॉट द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कमिटीज इन देयर एसोसिएशन। कमिटी और उनके जो एसोसिएशन हैं वो नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम फ्रेमवर्क में मैनेजर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल होंगे, वर्कर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनियन बिल्कुल होंगी। स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी में बहुत सारे बच्चों को डाउट था और होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर रहा था। स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके अलग अलग ट्राइब्यूनल्स की बात चल रही है जो कि केसेस को रिजॉल्व करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उनकी यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को चीज़ें समझ आई होंगी। 12 क्वेश्चन आज हमने किए। बहुत सारे बच्चों के मैं देख रहा हूँ आंसर्स आ रहे थे, लेकिन कई सारे बच्चों के आंसर्स अभी भी गलत थे। तो अब यहाँ पर हमें काम करना है, अब यहाँ पर जो है वो हमें काम करना है, क्लियर, और फोकस्ड होकर काम करना है। यहाँ से आप लोग एक रियलाइज़ कर चुके होंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। कल आपकी शाम को 8:30 बजे कन्फर्म अकाउंटिंग की मैराथन क्लास होगी। परसों फिर से हम अकाउंटिंग का एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग में अपने आप को चेक करेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेजर क्लास होगी। कल के लिए जो टाइमिंग होगी बच्चों वो थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि क्लास कल की थोड़ी बड़ी रहेगी तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो हो सकता है कल की क्लास में 8:30 की जगह आधे या 1 घंटे पहले से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आपको कल दोपहर तक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय।